Hello everyone, this is Priyanshi and now we are going to continue with our chapter Political Parties. So till now we have seen what are political parties, why do we need political parties, also we understood the features of them. With that we have understood the meaning of national parties and the criteria for being a national party. We have also seen that according to Election Commission Report 2006, there are 6 national parties. Now we are going to discuss about those 6 parties one by one. Starting from the first one, which is Indian National Congress or INC. Today, this party is basically known by the name Congress Party. This was founded in 1885. We are formed in 1885. This party faced many splits in it. Many splits. अब ऐसे स्प्लिट्स क्यों हुए? क्योंकि इसमें जितने भी जने थे, जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह थे, जितने भी इंडिविजुअल्स इसमें पार्टी में इन्वॉल्व थे, उन सबके बीच में बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आने लग गए थे धीरे धीरे. इसलिए इस पार्टी ने बहुत सारे स्प्लिट्स देखे. मतलब ये पार्टी बहुत सारी बार डिवाइड हुई है. थर्ड इज दिस पार्टी हैड प्लेड अ डोमिनेंट रोल आफ्टर इंडिपेंडेंस एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल. अब डोमिनेंट रोल कैसे? जहां पर भी यानी पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पे यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो, और उसी के साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, यहाँ दोनों तरफ ही सिर्फ कांग्रेस का डोमिनेंस था. यानी सब दूर सिर्फ बेसिकली सिर्फ कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती थी. नेक्स्ट इज अंडर जवाहरलाल नेहरूज लीडरशिप दे सॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया. यानी ये इंडिया को क्या क्या बनाना चाहते थे जब जवाहरलाल नेहरू के लीडर थे, तब उस टाइम पे ये क्या करना चाहते थे? दे वांट टू ब्रिंग, दिस इज काइंड ऑफ देयर आइडियोलॉजी. तो ये क्या करना चाहते थे? दे वांट टू बिल्ड अ मॉडर्न यानी थोड़ा सा वेस्टर्नाइज, अगर हम बोल सकते हैं, थोड़ी सी ऐसे इंडस्ट्रियल बेस्ड होना चाहिए. इंडिया को थोड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए इंडिया में. तो बेसिकली वांट टू मॉडर्नाइज इंडिया. With that they want secular मतलब कोई भी रिलीजन के बीच में हम किसी को भी नेशनल रिलीजन नहीं बोलेंगे, सारे रिलीजन्स के बीच में इक्वालिटी रखेंगे. थर्ड इज बीइंग डेमोक्रेटिक. एज वी नो, सो जो गवर्नमेंट होगी दैट वुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड रिपब्लिक मीन्स द हाईएस्ट पोस्ट जो भी होगी कंट्री की दैट वुड बी इलेक्टेड. देयर विल बी नो हायरार्की इन द गवर्नमेंट. With this party ruled at the center till 1977. यानी इंडिपेंडेंस के बाद से, जब से इलेक्शन स्टार्ट हुए थे तब से 1977 तक जो कांग्रेस पार्टी थी इट वाज एट द सेंटर. उसके बाद इनका सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया एंड देन दे केम बैक इन 1980s एंड रूल्ड टिल और गवर्नड टिल 1989. अब यहाँ पर उनका जो सपोर्ट गया था वो बेसिकली गया था क्योंकि 75 से 77 तक उन्होंने, जो कांग्रेस थी उसमें जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी और इसी के कारण 77 के बाद जो इलेक्शन हुए थे उसमें उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा लूज हो गया था. और उसके बाद वापस से उनको सपोर्ट कब गेन हुआ? 1980s में. इनकी जो आइडियोलॉजी है इट इज बेसिकली सेंट्रलिस्ट. अब हमारे पास 3 टाइप की आइडियोलॉजीज होती है, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट एंड सेंट्रलिस्ट. तो लेफ्टिस्ट जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली जो ज्यादा पुअर पीपल को या जो एकदम डाउन ट्रोडन जो ग्रुप्स होते हैं उनको ज्यादा सपोर्ट करती है. और वो ये मानती है कि हर चीज में गवर्नमेंट का जो इंटरवीन है, हर चीज में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, हर मैटर में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए. बट ऑन द नेक्स्ट प्लेस जो राइटिस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होना चाहिए और अगर हमें किसी भी जगह को मॉडर्नाइज करना है तो उसके लिए हमें मार्केट में गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है उसे हमें कम करना होगा. एंड दे वर सेंट्रलिस्ट. सेंट्रलिस्ट मीन्स दोज हु नाइदर सपोर्टेड लेफ्टिस्ट नॉर राइटिस्ट, दे वर इन द सेंटर. सो दे वर्क फॉर द वेलफेयर of poor and minorities. They mostly supported the poor people and along with them those who were in minorities. Along with this they headed the alliance UPA. जैसे कि हमने पढ़ा भी था मल्टी पार्टी सिस्टम में अलायंस के बारे में, तो उसमें से हमने ये भी देखा था UPA था. UPA was headed by Indian National Congress and UPA means United Progressive Alliance. So this was basically all about Indian National Congress. Now we'll see right now the ruling party, Bharatiya Janata Party और BJP.
It was founded in 1980s. As here you can see the time when this party, when Congress got their support back, that time Bharatiya Janata Party was formed. So Bharatiya Janata Party was formed by reviving Bharatiya Jan Sangh. यानी पहले भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ था and then it was revived. It was again named as Bharatiya Janata Party. They also believed in making India a very strong and modern nation, but through ancient culture and values. यानी जो पुराने traditions आ रहे हैं, पुराने जो cultures हैं, उन सब के बेस पर वो इंडिया को मॉडर्न बनाना चाहते थे. Next is the supported cultural nationalism and it was also called Hindutva. Hindutva basically means कि हिंदू आइडियोलॉजी जो है उससे हम उस कल्चर को शेयर करके सभी लोगों के बीच में and we then follow that cultural nationalism in the whole country. After this comes, they also wanted the integration of Jammu and Kashmir and a uniform civil code. And because of their policy of integration of Jammu and Kashmir with India, आज Jammu and Kashmir actually India के साथ है क्योंकि as we know वहाँ से जो Article 370 है वो हटा दिया गया था जिसके कारण now it is officially part of India. Also, they wanted a uniform civil code. यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी जब जितने भी रिलीजन है इंडिया में उन सब के पास एक जैसे लॉज हो, किसी के भी लॉज में कोई डिफरेंस ना हो, सारे रिलीजन का जितने भी लॉज हैं सब पर्टिकुलर हो, एक ही जैसे हो, सबके अपने अपने पर्सनल लॉज ना हो. ऑल्सो दे वॉन्टेड टू स्टॉप दिस रिलीजियस कन्वर्जन, यानी जो लोग एक रिलीजन से दूसरा रिलीजन अपना कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे let's say if they belong to some religion like Christianity, so they change their religion from Christianity, that will be known as religious conversion. So they want to stop this religious conversion. They came to power in 1998. अब 1998 के पहले तक तो क्या था कि जो बीजेपी थी उसको बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ता था फॉर देयर लॉर्ड टू कम इन पावर, यानी बहुत कम सीट्स मिल जाती थी, लेकिन they finally came in power in 1998 जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे अटल बिहारी वाजपेयी and they headed the alliance. NDA stands for National Democratic Alliance. So right now we have started about the two most famous parties, Indian National Congress and Bharatiya Janata Party. Now we'll see the next four parties. Okay, so now we'll see about our third party, which is Bahujan Samaj Party. It was formed in 1984 under the leadership of कांसी राम. अभी तक हमने देखा कांग्रेस बनी थी 1885 में, 1885 में बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और 1980 में बनी थी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी. अब हमारी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी बनी थी 1984 में. ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती थी जितने भी दलित ग्रुप्स है, जितने भी ओबीसी सेक्शन है, आदिवासीज हैं या जो भी माइनॉरिटीज होती थी उनको बेसिकली ये पार्टी सपोर्ट करती है और इन्हीं को ये पार्टी रिप्रेजेंट करती है और इन्हीं के साथ में इन्हीं का वेलफेयर और इनके इंटरेस्ट पर काम करती है. ये जो पार्टी है ये बेसिकली इंस्पायर होती है थ्रू टीचिंग्स ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर, साहू महाराज, महात्मा फूले एंड पेरियार रामास्वामी नायकर. अब ये बेसिकली जितने भी लोग थे ये सब भी वही थे जो जिन्होंने वर्क करा था इन सब माइनॉरिटीज के लिए. तो ये भी जो ये पार्टी है ये इनकी आइडियोलॉजीज पर काम करती है. बीएसपी का जो मेन बेस है या इनको बेसिकली जहां से सपोर्ट मिलता है सबसे ज्यादा इनका जो बेस है वो है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इन्होंने बहुत बार सरकार बनाई है विद सपोर्ट ऑफ मेनी पार्टीज. अलग अलग पार्टीज के साथ वहां की जो भी रीजनल थोड़ी बहुत स्टेट पार्टीज जो होंगी उनके साथ मिलकर इन्होंने वहां पर बहुत बार गवर्नमेंट बनाई है. 2004 इलेक्शन में दे गॉट 5% वोट्स एंड वन 19 सीट्स इन लोकसभा. सो दिस इज सिंपली अबाउट बहुजन समाज पार्टी. इसका सिंबल है एलिफेंट एंड विद दिस इसकी जो अभी लीडर है वो है
मायावती. Now we'll move on to our fourth party, which is Communist Party of India, Marxist. यहाँ पर दो पार्टीज होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड सेकेंड इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. अब ये जो CPIM है, इट वाज फाउंडेड इन 1964, मतलब ये बीजेपी से भी पुरानी है. So it was founded in 1964. They believed in the ideologies of Marxism and Leninism. मार्क्सिस्ट और लेनिन ये दो लीडर थे जिन्होंने, कार्ल मार्क्स वो थे जिन्होंने सोशलिज्म या कम्युनिज्म वाली आइडियोलॉजी दी थी और उन्हीं का सपोर्ट करा था लेनिन ने. और ये जो भी होते हैं, जो भी कम्युनिस्ट होते हैं, वो सब सपोर्ट करते हैं, वो सब दे ऑल गो थ्रू द आइडियोलॉजीज ऑफ मार्क्सिस्ट एंड लेनिन, और उनकी आइडियोलॉजी को बोलते हैं हम मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म. कीप इन माइंड द वर्ड्स communism is different and communalism is different. We'll talk about communalism in this later on. पर अभी कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म या हम सोशलिज्म बोल रहे. तो ये क्या होता है, दे बिलीव दैट एवरीवन शुड बी इक्वल. जितना भी ओनरशिप होना चाहिए वो सब स्टेट के हाथ में होना चाहिए. और इसके कारण क्या होता है, जो सोसाइटी होती है उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहते रिच और पुअर के बीच में. सो दिस इज बेसिकली द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. नाउ दे सपोर्ट सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी. सेक्युलर मतलब हमें समझ में आ गया है. सोशलिज्म मतलब जहां पर रिच और पुअर के बीच में डिफरेंसेस ना हो, ऐसी सोसाइटी हो, उसको हम बोलेंगे द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी. एंड दे अपोज्ड इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म. अगेंस्ट थे इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म. इंपीरियलिज्म मतलब क्या होता है, जहां पर हम एक कंट्री, जो भी कोई कंट्री है, वो किसी दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है जो कि लेस रिच है. तो ये लोग इसके अगेंस्ट थे कि हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करनी चाहिए. सेकेंडली दे वर अगेंस्ट कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म यानी जब आपके पास ऐसा होता है ना, रिलीजन के बेसिस पर जब आप डिफरेंस क्रिएट करने लग जाते हो, व्हेन सम पीपल सपोर्ट द रिलीजन सो हाईली एंड ट्रीट द अदर रिलीजन एज सो लोअर टू देयर्स. यानी खुद के रिलीजन को बहुत अच्छा मानकर, बहुत बड़ा चढ़ाकर बताने को, और सामने वाले को बहुत ही नीचा दिखाने को, दे आर शोइंग देम दैट योर रिलीजन इज नॉट एज सुप्रीम एज अस, उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म. तो दे वर अगेंस्ट कम्युनलिज्म बट दे सपोर्टेड कम्युनिज्म. दे गॉट देयर सपोर्ट फ्रॉम, अब इनको सपोर्ट कहां से मिलता था, फ्रॉम पुअर पीपल, फैक्ट्री ओनर्स जो भी होते थे, एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो होते हैं, वहां से उनको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि दे बेसिकली वर्क मोर फॉर द ग्राउंडेड पीपल, ताकि सबको वो इक्वल ट्रीट कर सके. देन कम्स देयर सपोर्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा. दीज आर मेनली द स्टेट्स फ्रॉम वेयर दे गेट सपोर्ट. जैसे यहाँ पर यूपी था इनका मेन बेस, वैसे ही यहाँ पर वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा. यहाँ पर यूपी के साथ साथ और भी स्टेट्स आसपास के, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ से भी इनको सपोर्ट मिलता है. Here they get support from West Bengal, Kerala, Tripura, and West Bengal में they won the state election for 30 years continuously. यानी बिना ब्रेक के 30 years तक ये वेस्ट बंगाल में गवर्न कर रहे थे, वहां की जो भी स्टेट गवर्नमेंट थी उसको. So this we have done two more parties, that is बहुजन समाज पार्टी और BSP, and second is Communist Party of India, Marxist. Now we'll see about the last two national parties. Okay, so now we'll see the last two parties, Communist Party of India and Nationalist Congress Party. Both of these parties are somehow splitted part of the first party. CPI से जो split हुआ था उसी से बनी थी CPIM, और NCP जो है it is the splitted part of हमारी कांग्रेस पार्टी. Communist Party of India is formed in 1925 and it supported secularism and democracy, as we know the meaning of both, and they opposed secessionism. Secessionism means कि अगर आप किसी एक बड़े यूनिट से अलग हो जाते हो, यानी एक बड़ी कंट्री से आप जो आपका सपोर्ट है वो ले लेते हो या वहां से अलग हो जाते हो, तब उसको हम बोलते हैं secessionism. जैसे इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पर secessionism हुआ, मतलब जो वहां के लोग थे वो अलग हो गए.
तो ये जो है सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इट इज अगेंस्ट सेसेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म। ये भी आपने समझ लिया था कम्युनलिज्म क्या होता है। नाउ दे सपोर्टेड पुअर, वर्किंग क्लास एंड फार्मर्स। तो ये सपोर्ट करते हैं पुअर, वर्किंग क्लास, फार्मर्स, डाउन टू अर्थ, जितने भी ऐसे ग्रुप है पुअर क्लास को ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। दे आर सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट इन केरला, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब। ये केरला और वेस्ट बंगाल हमने देखा था, यहीं पर सीपीआईएम भी बहुत अच्छे से, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। एंड सेम प्लेस केरला और वेस्ट बंगाल और पंजाब में सीपीआई भी सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है। It became weak after the split in 1964. ये पार्टी धीरे धीरे वीक होने लगी जब स्प्लिट हुआ 1964 में सीपीआईएम और सीपीआई का। एंड इसी के कारण 1964 में हमने देखा था सीपीआईएम बनी थी। इस पार्टी एज अ मेजर अलायंस कॉल्ड लेफ्ट फ्रंट। तो ये हो गया हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नाउ विल सी आवर लास्ट पार्टी व्हिच इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये बनी थी 1999 में आफ्टर द स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी। तो बेसिकली ये स्प्लिट आया था बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल गैप। यहाँ पर भी वही चीज हुई थी कि थोड़ी बहुत, भले ही दोनों जगह, दोनों सीपीआई और सीपीआईएम दोनों एक ही आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की फॉलो करते थे, फिर भी इन दोनों पार्टीज के बीच में, इन दोनों पार्टीज के कुछ मेंबर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोई आइडियोलॉजिकल, कोई थोड़े बहुत गैप्स आ रहे थे, जिसके कारण इन दोनों में सपोर्ट नहीं रहा एंड दे स्प्लिटेड द पार्टी। वैसे ही सेम यहाँ पर हुआ नेशनल कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही थी, जिसके कारण इन दोनों पार्टीज का भी स्प्लिट हुआ। Now they followed Gandhian secularism, democracy and federalism. Secularism हमें पता है कि सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना, डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म यानी हमने देखा था हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी, फेडरलिज्म यानी जहां पर गवर्नमेंट के 2 से ज्यादा टीयर्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। दे वांटेड कि जो हाईएस्ट पोस्ट जो भी गवर्नमेंट में हो, दैट शुड बी कन्फाइंड टू द नेचुरल सिटीजन ऑफ द कंट्री। हाईएस्ट पोस्ट यानी जैसे वैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, यानी जो भी हाईएस्ट अथॉरिटीज हो, दैट शुड रिमेन टू नेचुरल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नेचुरल सिटीजन्स यानी जो एक्चुअली इंडिया में बॉर्न हुए, ऐसे सिटीजन के पास ही रहनी चाहिए। एंड इट इज ऑल्सो सेड कि दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द स्प्लिट इन कांग्रेस। Now this is a major party in Maharashtra and in 2004 it became a member of UPA, जिसका जो हेड है वो भी हमें पता है कौन है, कांग्रेस। and UPA is United Progressive Alliance. So here we are done with all the 6 national parties. Okay, so here we can see the founding date of all the parties, all the 6 national parties. That is first Indian National Congress, formed in 1885. CPI यानी Communist Party of India, formed in 1925. Then CPIM, Communist Party of India Marxist, which was split from CPI and formed in 1964. Then came the Bharatiya Janata Party in 1980. Then Bahujan Samaj Party 1984, and last NCP, that is National Congress Party, in 1999. Till now we have seen that some of these parties supported the rightist ideology, others supported the leftist, and some supported the centralist. Like our INC, that is Indian National Congress, supported centralist ideology. वहीं पर CPI और CPIM with BSP, they supported leftist ideology, and parties like BJP supported somehow towards the rightist one. So this was all about the 6 national parties. Now we'll see what are state parties. Okay, so now we are going to see what are state parties. अभी तक हमने national parties के बारे में पढ़ लिया, जो भी major 6 national parties थी उनके बारे में पढ़ लिया. So now we are going to see state parties. स्टेट पार्टीज को अब हम और क्या बोलते हैं, रीजनल पार्टीज। जैसे हम नेशनल पार्टीज को रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज बोलते थे, वैसे ही स्टेट पार्टीज को बोलते हैं रीजनल पार्टीज। अब रीजनल पार्टीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरे कंट्री में कुछ कुछ स्टेट्स, जैसे इफ दिस इज अ कंट्री, तो कंट्री के अंदर कुछ जैसे स्टेट्स हैं, सो वी हैव सो मेनी स्टेट्स। अब इन स्टेट्स में से जैसे ये स्टेट है, दिस वन,
तो इस स्टेट में मतलब ये क्या हो गया, एक रीजन हो गया। अब इस रीजन में जो भी पार्टी बनी है, स्टेट की जो पार्टी है उसको हम बोलेंगे स्टेट पार्टी, और दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट रीजनल पार्टी। यानी उस रीजन की, उस स्पेसिफिक रीजन की जो पार्टी है उसको हम बोलेंगे रीजनल पार्टी। अब ये जो स्टेट पार्टीज होती हैं, इनमें कुछ होती है ऑल इंडिया पार्टीज और कुछ होती है स्टेट कॉन्शियस पार्टीज। ऑल इंडिया पार्टीज यानी कुछ पार्टीज ऐसी होती है, स्टेट पार्टीज भी, जो एक्चुअली एक स्टेट में नहीं 2-3 स्टेट में भी हो सकते हैं या बहुत सारे स्टेट में भी हो सकती है, लेकिन नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाता, वो सभी स्टेट में इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, इसीलिए वो स्टेट पार्टीज बनी रहती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है समाजवादी पार्टी जो कि यूपी में है, जो कि यूपी की स्टेट पार्टी है। लालू प्रसाद यादव इज द वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट कम राष्ट्रीय जनता दल जो कि बिहार की स्टेट पार्टी है। देन देयर आर स्टेट कॉन्शियस पार्टीज। ये पार्टीज वो होती हैं जो कि किसी स्टेट में ही, किसी एक स्टेट में ही होती है। जैसे अभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी है तो वो यूपी के साथ साथ आसपास के 2-3 स्टेट्स में और है, जैसे ये एमपी में भी मिल जाएगी, उत्तराखंड में भी मिल जाएगी। वैसे ही राष्ट्रीय जनता दल बिहार के साथ झारखंड में भी मिल जाएगा। लेकिन जो स्टेट कॉन्शियस पार्टीज होती है वो सिर्फ उसी स्टेट में प्रेजेंट होती है। जैसे बिज्जू जनता दल, ये है सिर्फ उड़ीसा की स्टेट पार्टी, ये सिर्फ हमें उड़ीसा में ही मिलेगी। देन सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कि हमें सिक्किम में मिलेगी, एंड मिजो नेशनल फ्रंट जो कि मिजोरम की स्टेट पार्टी है। स्टेट कॉन्शियस पार्टीज सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट में होगी। ये जो ऑल इंडिया पार्टीज होती है ये उस स्टेट के अलावा और 2-3 स्टेट में हो सकती है, लेकिन इन्होंने नेशनल पार्टी का जो क्राइटेरिया होता है, नेशनल पार्टी बनने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, दैट इज नॉट येट फुलफिल्ड, बट एक जो स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया होता है ये इन्होंने फुलफिल कर दिया। दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज स्टेट parties or regional parties. Now, due to this regional parties, these parties make Indian politics more diverse. यानी अब एक पहले ही नेशनल पार्टीज हैं, अब उसके बाद यहाँ पर और ज्यादा पार्टीज आ गई, इतने सारे रीजन से और पार्टीज आ गई, तो अब इतने अलग अलग और आइडियाज और थॉट्स आने लग गए। तो इसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाती है पूरी पॉलिटिक्स में। और इसी के साथ ये जो स्टेट पार्टीज होती है, दे हेल्प द नेशनल पार्टीज टू फॉर्म अलायंस। हमने जब सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ा था स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, तब हमने देखा था कैसे जब कोई भी पार्टी लोकसभा में परफेक्ट मेजॉरिटी नहीं ला पाती, सो दे मेक अलायंस विद रीजनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज, सो दे हेल्प इन मेकिंग कोलिशन गवर्नमेंट, फॉर्म अलायंस विद नेशनल पार्टीज एंड हेल्प इन मेकिंग कोलिशन गवर्नमेंट। It strengthen federalism and democracy. अब ये यानी स्टेट पार्टीज, how they strengthen federalism and democracy. As we know, federalism means having government at 2 or more levels, और उसी के साथ पावर भी शेयर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इट स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, यानी 2 लेवल्स हो गई गवर्नमेंट की, सो दिस विल स्ट्रेंथन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि एक फेडरलिज्म का फीचर होता है, उसको और ज्यादा अच्छे से ये हेल्प करती है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, एंड इट स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी ऑल्सो। अब जैसे हमने देखा था कि नेशनल पार्टी होने के लिए किसी भी पार्टी को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन बताता है उनको, एंड इन द सेम वे देयर इज अ क्राइटेरिया विच इज टू बी फिल्ड बाय द पार्टी टू बिकम अ स्टेट पार्टी। तो ये क्राइटेरिया क्या होता है, यहां पर हमें चाहिए 6% वोट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, एमएलए के इलेक्शन होते हैं, उस टाइम पर स्टेट में आपको एटलीस्ट 6% वोट्स मिले, जितने भी टोटल वोट्स हैं। जैसे इफ वी से इफ देयर आर 100 वोटर्स, सो आउट ऑफ 100 यू एटलीस्ट नीड 6 votes। यानी अगर फॉर एन एग्जाम्पल इफ वी से देयर आर 100 votes, तो 100 वोट्स में से यू नीड एटलीस्ट 6 votes प्लस यू नीड टू विन एटलीस्ट 2 सीट्स। जितने भी सीट्स होंगे उस स्टेट में, उसमें से एटलीस्ट 2 सीट आपको मिलनी चाहिए टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। वहीं पर हमने देखा था नेशनल पार्टी के लिए क्या था, आइदर 6% वोट्स इन लोकसभा
और 6% votes in legislative assembly in 4 states. ये और में था, means either you need 6% votes in Lok Sabha और 6% votes in legislative assembly election in at least 4 states. यानी कोई भी 4 states हैं उनमें कम से कम 6% votes आपको हर state में चाहिए, या फिर आपको डायरेक्टली 6% वोट लोकसभा में चाहिए, along with, एक एंड था यहाँ पर, along with 4 सीट्स इन लोकसभा में भी आपके पास 4 सीट होनी चाहिए, यानी 6% लोग लोकसभा में विद 4 सीट्स इन लोकसभा, या फिर 6% वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी 4 स्टेट्स विद 4 सीट्स इन लोकसभा. तो ये दोनों के क्राइटेरिया डिफरेंस होगा कि अगर आपने ये फुलफिल करा देन यू विल बिकम अ नेशनल पार्टी, एंड इफ यू फुलफिल दिस क्राइटेरिया देन यू विल बिकम अ स्टेट पार्टी. So here we end up with a national party and state parties. Alright, so now after understanding almost everything about these political parties, now we have to see what are the basic challenges which these political parties face. यानी हर political party के पास कुछ ना कुछ ऐसी problems होती है जो वो face करते हैं. And now we are going to see there are basically 4 challenges, and one by one we'll look to them. So first is lack of internal democracy. Democracy में क्या होता है? Election. And the main problem faced by this political parties is lack of internal democracy. यानी पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी मिसिंग होती है. ये कैसे? ये पार्टीज जो भी होती है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, मेजरली सबके पास कोई भी रजिस्टर नहीं होता जिसमें इन मिनिस्टर्स के नाम लिखे होते हैं, और इसी के साथ इन पार्टीज में रेगुलर बेसिस पर कोई मीटिंग्स नहीं होती है. अब मीटिंग्स नहीं होती तो उसके कारण क्या होता है, जो मेन लीडर्स होते हैं, जो भी टॉप लीडर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है. जो थोड़े बहुत ऐसे लीडर्स होते हैं विच आर नॉट दैट इन्फ्लुएंशियल, तो उनको क्या प्रॉब्लम होती है, उनको पता ही नहीं कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है. They don't even know what decisions or what policies are these parties going to take next. और इसी के कारण क्या होता है, they cannot survive in that political atmosphere. और उसके कारण क्या होता है कि ये जो भी members होते हैं वो अगर इन पार्टी के लीडर्स के टुवर्ड्स ऑनेस्ट नहीं हुए तो उनको पार्टी से अलग कर दिया जाता है. एंड somehow it looks like that you should be more honest to your party leader than to the party as a whole. उसी के साथ में इन जो पार्टीज होती है उनके अंदर इंटरनल कोई इलेक्शंस नहीं होते कि यहाँ पर जो परमानेंट बेसिस है या जो फिक्स्ड बेसिस है उस पर ये कोई इलेक्शन करवाए, जिसके कारण हर जितने भी मेंबर है सबको अपॉर्चुनिटीज मिले वहां पर डिसीजन मेकिंग की, वहां पर जो भी चल रहा है पार्टी के अंदर उसको जानने की. लेकिन ऐसा नहीं होता. इसी के कारण क्या होता है, देयर इज अ लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन द पार्टी. नेक्स्ट कम्स डायनेस्टिक सक्सेशन. ये तो हमें कैसे समझ में आएगा, हमारे जैसे मोनार्कीज के टाइम पर होता था, जबकि तब क्या होता था कि किंग्स के बाद द एल्डर सन यूज्ड टू बी द नेक्स्ट किंग. बस यहाँ पर भी वही होता है. हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सेम थिंग्स हैपन, सेम थिंग्स लाइक दैट आर हैपनिंग. अब इसमें क्या होता है, जैसे अभी तक हमने समझा कि जो लीडर होते हैं, जो हाईएस्ट लेवल पर जो भी लीडर होता है पॉलिटिकल पार्टी में, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है. उस लीडर से जितने भी लोग कनेक्टेड होते हैं उन्हीं को वो क्या करता है, जितनी भी पावर्स है उन्हीं के साथ शेयर करता है, और उसी के साथ अपने बाद जो लीडर बनता है वो भी वो किसको बनाता है, अपने किसी फैमिली मेंबर को ही बनाता है. एंड दिस सिस्टम इज ऑल्सो देयर इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड वी नो दैट पार्टी वेरी वेल. ऑल्सो इसी के कारण एक डिस्प्यूट भी हुआ था राजस्थान में, आई होप यू ऑल नो दैट. तो ये जो डायनेस्टिक सक्सेशन है, दिस इज वन अनदर प्रॉब्लम, जिसके कारण जो भी टॉप पार्टी लीडर्स हैं दे शिफ्ट देयर पावर टू देयर फैमिली मेंबर्स और टू द क्लोजेस्ट मेंबर्स टू देम. And due to this, it shows an unfair behavior for the other members. मतलब जो भी उनके अलावा जो members हैं, जो जिनके पास भले ही उनसे ज्यादा, जो नेक्स्ट लीडर होने वाला उससे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, they are not able to come to the top and experience and show their experience for better things, bringing better decisions. Third comes money and muscle power.
ये हमने बहुत ज्यादा सुना है कि जब भी हम इलेक्शन के टाइम पर हमको सुनने को मिलता है कि यहाँ से या इस एरिया से जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसने वोट्स खरीद लिए। अब ये वोट्स खरीदते कैसे हैं? थ्रू देयर मनी एंड मसल पावर। सो व्हाट दीज पार्टीज डू, ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं विच आर वेरी रिच। तो वो क्या करते हैं, ये जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, इट प्रोवाइड्स मनी टू पीपल, या फिर कुछ ऐसे क्रिमिनल्स को खड़ा कर देते हैं इलेक्शन में, जिनके थ्रू क्या होता है, वो उनको डरा देते हैं जो भी वोटर्स होते हैं, या फिर उनको मनी प्रोवाइड करते हैं, एंड ड्यू टू मसल पावर वो जितने भी वोटर्स होते हैं वो उनको ही, उन्हीं की पार्टी को वोट करते हैं। ये इसके कारण क्या होता है, कभी कभी जो पार्टी की पॉलिसीज होती है ये भी उन्हीं जो लीडर्स होते हैं जिनके पास मनी मसल पावर होती है, वही जो पार्टी की पॉलिसीज होती है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम द मोस्ट, मतलब इन सब में से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसके कारण आ रही है। एंड द लास्ट वन इज डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं आजकल, दे डू नॉट हैव डिफरेंट पॉलिसीज, यानी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हर पार्टी के पास सेम पॉलिसीज होती हैं, बस उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर इंडिया में एफवीसी, अगर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की, तो दोनों पार्टीज ने क्या करा कि एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है, सो वी बोथ विल प्रोवाइड इरिगेशन। जैसे दो पार्टीज हैं ए एंड बी, so this both party says that they both will provide irrigation for agriculture। पॉलिसी एक ही हो गई कि अगर ये जीतेंगी तो क्या प्रोवाइड करेंगी, इरिगेशन। अब इरिगेशन जैसे एक पार्टी ने बोल दिया दैट विल प्रोवाइड कैनल्स एंड रिजर्वॉयर्स फॉर इरिगेशन, वहीं पर दूसरी ने बोल दिया दैट विल प्रोवाइड यू विद डैम्स। तो दोनों का जो भी सॉल्यूशन था वो अलग अलग हो गया, लेकिन पॉलिसी क्या पे बनी, इरिगेशन पर ही बनी। So it is not allowing people to have some different choice, जिसके कारण अगर वो किसी को भी चूज करेंगे so it doesn't matter much, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा चॉइस है ही नहीं। The policies are almost same. One example that is given in your book is about Labour Party and Conservative Party in Britain. तो उन दोनों की पॉलिसीज भी बहुत ज्यादा सेम है। And this is not happening only with policies, कैंडिडेट्स के साथ भी, जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है आजकल जो कैंडिडेट होते हैं वो अपनी पार्टी चेंज कर देते हैं। जैसे एक पार्टी में खड़े हुए पहले, वहां से नहीं जीते तो दे गो टू द नेक्स्ट पार्टी, अब नेक्स्ट पार्टी में चले गए तो वहां से फिर खड़े हो गए, मतलब पहले दे वर अ पार्ट ऑफ दिस पार्टी, सो दिस पर्सन फर्स्ट फॉट फ्रॉम पार्टी ए। नाउ इफ ही डिडंट विन, तो वो उसने क्या करा, अपनी पार्टी चेंज कर ली, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इलेक्शन में अपनी पार्टी चेंज कर ली, ही केम टू पार्टी बी। अब यहां से नेक्स्ट इलेक्शन में वो यहां से खड़ा हो गया, पार्टी बी से खड़ा हो गया, तो क्या हो गया, पहले भी लोगों के पास उसी की चॉइस थी, पहले भी लोगों के सामने एज ए कैंडिडेट वही खड़ा था, नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में भी उन लोगों के सामने वही एज ए कैंडिडेट खड़ा है। अब यहाँ पर ऐसे ही होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी अपनी पार्टीज चेंज करते रहते हैं, तो उसके कारण भी लोगों के पास चॉइस नहीं बचती है टू इलेक्ट एनी अदर मेंबर। इंडिया में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास भी अब कोई ज्यादा इकोनॉमिकल जो पॉलिसीज लानी थी उनको, वो इतनी ज्यादा डिफरेंट नहीं होती है। इसी के कारण जो ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत अलग चाहिए होता है, कुछ डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम चाहिए होते हैं, उनके पास अब कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं बचती। तो दीज आर द चैलेंजेस। अब अगर चैलेंजेस हैं तो हम उसके लिए रिफॉर्म्स भी देखेंगे कि व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दिस चैलेंजेस। नाउ विल सी द रिफॉर्म्स फॉर द challenges to political parties। यहाँ पर है कुछ efforts और कुछ suggestions which are given by the government, और उन्हीं के साथ में कुछ members ने, कुछ political parties के members ने और बाकी सब लोगों ने जो जो suggestions दिए हैं, and the government and the efforts that are taken by the government. So firstly we will look at the efforts or the things that are actually done by the government as a reform to this political parties. First is, in constitution there is an amendment made to stop elected MPs and MLAs to change their party. मतलब क्या होता था, जब भी इलेक्शन हो जाते थे
उसके बाद कोई भी, जैसे कहीं से भी कोई कैंडिडेट है, अगर वो एक स्टेट से एमएलए बन गया, एक स्टेट का एमएलए बन गया, ही इज चूजन एज एन एमएलए ऑफ पार्टी ऑफ अ सिंगल पार्टी. जैसे नाउ इफ एनी कैंडिडेट ऑफ पार्टी पी विंस एंड बिकम्स एन एमएलए, तो अब क्या होता था, इलेक्शन के बाद ये जो एमएलए होता था ये अपनी पार्टी चेंज कर लेता था. इलेक्शन होने के बाद यहाँ से जीत गया, अब ये जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज कर लेता. क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको कुछ कैश मिलता था. सो टू गेट दिस कैश रिवॉर्ड ही और शी चेंजेस द पार्टी. तो इसके कारण क्या होता था, डिफेक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी. डिफेक्शन क्या होता है, जब एक पर्सन अपनी जिस पार्टी से इलेक्ट हुआ है उसको छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है. यानी इलेक्शन के बाद की बात हो रही कि यहाँ से इलेक्ट हो गया, देन ही मूव टू अदर पार्टी, तो उसको बोलते हैं डिफेक्शन. तो इसके कारण क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा गया जिसके अकॉर्डिंग अगर अब कोई एमपी या एमएलए अपनी जो पार्टी है वो चेंज करता है इलेक्शन के बाद, देन ही और शी विल लूज हिज सीट इन लेजिस्लेचर. यानी अगर ऐसा होता है कि यहाँ से जीते, अगर आपने पार्टी चेंज करी वहीं पर, जैसे कि आपने चेंज करी इलेक्शन के बाद में, वहीं पर आपसे आपकी सीट ले ली जाएगी. मतलब अगर अब आपने पार्टी चेंज करी तो आपकी लेजिस्लेचर में जो भी सीट होगी वो आपसे ले ली जाएगी. तो इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे एमपीज और एमएलएस अब अपनी पार्टी चेंज नहीं करते. सेकेंड इज टू स्टॉप इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर. अभी हमने देखा था कि मनी और मसल पावर सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था. सो इसी के कारण जो गवर्नमेंट है उसने क्या करा है कि हर कैंडिडेट को फिल करनी होती है एक एफिडेविट. एफिडेविट एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें आपके जितने आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी कितनी है, आपका जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको एक फॉर्म के अंदर लिखना होता है. एंड देन वो जो फॉर्म होता है वो पब्लिक हो जाता है, यानी लोगों के सामने रखा जाता है. और जब वो कैंडिडेट खड़ा होता है किसी जगह से तो उसके साथ में वो सारी इंफॉर्मेशन भी रखी जाती है. लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके थ्रू ये पता चल सके कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जिस भी इंसान ने लिखी है वेदर इट इज राइट और नॉट. मतलब अब लिख तो दी, एफिडेविट भर तो दिया, उसमें सब बता दिया कि हमारे पास इतने क्रिमिनल केसेस हैं या नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो कि ये चेक कर सके कि सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं. सो सेकेंड स्टेप वाज दिस. थर्ड इज जो इलेक्शन कमीशन है अब उसने कंपलसरी कर दिया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि आपकी पार्टी में जितने भी मेंबर्स हैं अब उन सभी को दे हैव टू फाइल देयर टैक्स इनकम रिटर्न्स. टैक्स इनकम रिटर्न्स यानी अब जो भी आपकी जितना भी आपके पास जो आपकी इनकम आ रही है, फिर आपने जितना इनकम टैक्स भरा वो सब आपको उसमें लिखना होता है. पता चल जाता है कि किसी ने कोई इनकम टैक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं करी और उसके कारण अगर कोई अपने जो मनी है उसको कहीं गलत यूज तो नहीं कर रहा है. ओके, सो नाउ विल लुक एट दी सजेशंस, जो कि सजेशंस दिए गए हैं कि ये भी हम और ऐसे रिफॉर्म्स कर सकते हैं. The first one is internal affairs should be maintained. यानी हर पार्टी के अंदर there should be some register that should be maintained, जिसके अंदर जितने भी पार्टी में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सब की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब लिखी हुई हो. उसी के साथ में इन पार्टी के पास कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए जो कि हर मेंबर फॉलो करे, इंक्लूडिंग वहां पर हर पार्टी के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इंटरनल इलेक्शन होने चाहिए, जिसके कारण जो पार्टी का मेन लीडरशिप है वो भी चेंज होती जाए और वहीं पर न्यू आइडियाज भी आते जाए. और उसी के साथ अगर पार्टी में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वहीं पर पार्टी के इंटरनल में ही कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए दैट विल सॉल्व देयर डिस्प्यूट्स. सेकेंड सजेशन इज दैट पार्टी शुड गिव the female candidates some tickets or at least 1/3 ticket जो भी होंगे पार्टी के that should be given to female candidates, ताकि उनका भी जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो बढ़ेगा. And the third and the last suggestion is state funding. Means the state should provide all the parties in the state with
फंड्स, यानी उनको कुछ अपना बजट उनको प्रोवाइड करना चाहिए हर पार्टी को फॉर देयर प्रमोशन एंड प्रोपगेशन। और ये फंड किस बेसिस पर दे सकते हैं, उनके जो वोट्स थे पिछले इलेक्शन में उसके अकॉर्डिंग आप सभी पार्टीज को उनको फंड करो। द स्टेट शुड गिव, द स्टेट गवर्नमेंट शुड गिव दीज पार्टीज देयर funds. So you can give them this funds in either in the form of cash or providing them with the things they require. पेट्रोल दे दिया या फिर जो टेलीफोन्स यूज करने होते हैं उस टाइम पे वो चीजें प्रोवाइड करवा दी। So these are basically what state funds means. एंड ऑल्सो ये जो रिफॉर्म्स बने गए हैं ये भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद नहीं आते हैं तो एट टाइम्स दे ट्राई टू ब्रेक दिस लॉज। और अगर हमें इन लॉज को बचाना, और अगर political parties they start following this laws and accept the suggestions, then this politics can become very much better than it is right now. And to make this reform performed by the political parties, we can do two things. First, the ordinary citizens, the pressure groups, वो सब क्या कर सकते हैं, मीडिया, ये सब मिलकर जो भी political parties है उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं that you are not following these things, और इसी के कारण उनको लगेगा that they are losing their public support. अगर public support उनके पास नहीं होगा so they can't stand in politics anymore. So in the fear of losing public support, then they'll start following these reforms more seriously. Secondly, we can do every person that want the change in this politics should participate in these political parties. They must join the political parties to bring out some changes. हर इंसान जिसको भी ये लगता है that he or she can bring out the change, तो उनको उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज्वाइन करना चाहिए, उन पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना चाहिए, एंड देन दे कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज. And with this, we are done with the chapter. Hope you all understood till here. Still, if you have any doubt, please tell us. We'll surely try to answer all of your questions. See you in the next chapter. Till then, bye-bye. Take care.